हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका टाइटल है इंडिया दैट इज भारत। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि चाहे वो इंडिया हो या भारत हो, वो हमारे देश का नाम है और किसी का भी नाम उसकी आइडेंटिटी होती है। तो आज के चैप्टर में हम अपने देश का नाम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब देश की आइडेंटिटी का एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और देश की आइडेंटिटी मतलब हमारी आइडेंटिटी। और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आजकल का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, तो हमें जो भी लोग न्यूज फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि आजकल देश के नाम पे बहुत ज्यादा कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी हो, वो भारत का नाम ज्यादा प्रमोट करती है और उसके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो अपोजिशन है वो बहुत चाहेंगे कि इंडिया का नाम प्रमोट हो। और जो सच्चे देशभक्त हैं ऑब्वियसली वो, उनके लिए दोनों नाम भारत हो चाहे इंडिया हो वो एक समान है। तो इसलिए इस एस्पेक्ट में जो आज का डिस्कशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा हमारा इस चैप्टर का। आज का चैप्टर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इंडिया दैट इज भारत, चैप्टर 5 है। इंडिया दैट इज भारत, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही सजेस्ट हो रहा है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक इंपॉर्टेंट कोट से। और ये कोट दिया है श्री अरबिंदो घोष जी ने। श्री अरबिंदो घोष हमारे इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर थे, योगी थे और नेशनलिस्ट थे। और इंडिया के नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल अपनी हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं इस कोट से। इन इंडिया एट द वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट एंड बिकम द made complete and become the very stuff of life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two sea। तो देखो ये वाला कॉन्टेक्स्ट ना अरबिंदो घोष जी ने कहा होगा क्योंकि एक टाइम पे ना कुछ लोग ये कमेंट करते थे, यार इंडिया पहले तो बटा हुआ था, अलग अलग हम रीजन में बटे थे, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोग थे, तो आजादी के बाद ही हम एक नेशन बने हैं। कहीं कहीं ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक गलत है, क्योंकि जैसा कि इस चैप्टर में भी देखेंगे कि इंडिया का जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिफिकेशन है, एक तरह से जो यूनिटी है, ये बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुका था। यानी पूरे थ्रू आउट द इंडिया के लोगों में एक फीलिंग कि हिमालय से नीचे समुद्र तक ये जो पूरा लैंड है ये और इसके लोग एक तरह से एक ही हैं। और चाहे किंग अलग अलग हो, चाहे रीजन अलग अलग हो, बट एक सेंस ऑफ यूनिटी हमेशा से रही है। तो अरबिंदो जी वही कह रहे हैं कि बहुत पहले ही इंडिया में एक स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी कंप्लीट हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद 1947 में हुई या कुछ नेशनल मूवमेंट के थ्रू हुई। जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी एज अ नेशनलिज्म में भी बाद में डेवलप हुआ, बट जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी है बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी और बिकम द वेरी स्टफ ऑफ लाइफ। और ये जिंदगी का एक पार्ट बन गया था ऑफ दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन हिमालय एंड द टू सी। जो ग्रेट सर्ज है ह्यूमैनिटी का, ये जो ग्रेट सिविलाइजेशन है जो कि हिमालय और दो सी के बीच में एग्जिस्ट करता है उसमें। ठीक है, और ये बात हम लोग को हम देखेंगे भी रियल लाइफ में कि जो भी जैसे कि हिंदू रिलीजन है या हिंदू कल्चर है, भले चाहे साउथ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे पहाड़ में हो, थोड़ा थोड़ा उनका थोड़ा उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, भगवान के नाम चेंज हो जाते हैं, बट मोटा मोटी जो उसका स्पिरिचुअल और कल्चरल मतलब स्पिरिचुअल और जो कोर पार्ट है वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। ठीक है, जो मंदिर है, जो पूजा है, जो सबमिशन है गॉड का, उस तरह की चीजें। अब चाहे रामायण की कहानी है या रामायण की कहानी है, वो एक तरह से हर जगह, चाहे नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, सब जगह किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से दूसरे जो भगवान से रिलेटेड कहानी है या जो बहुत सारा स्पिरिचुअल और कल्चरल का एस्पेक्ट है इंडिया में, उसका तरीका अलग हो बट कहीं ना कहीं वो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में सेम चीज एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, बाद में एज अ नेशन हम यूनाइट हुए। ठीक है, तो यही बात श्री अरबिंदो जी ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिग क्वेश्चन क्या ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे
व्हाट हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? सो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिया, तो इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे हम? व्हाट वर द एंशियंट नेम ऑफ इंडिया? अब दूसरी चीजें हैं कि अब इंडिया तो ठीक है, बट एंशियंट नेम क्या था इंडिया का? क्या पहली बार देश को इंडिया ही कहा गया और उससे पहले बस अलग अलग रीजन का नाम था, या पास्ट में भी कोई एक यूनिफाइंग नेम एग्जिस्ट करता था जो कि पूरे देश के लिए सेम था? देश एक तरह से सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, मतलब हिमालय से नीचे समुद्र तक के। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वाले हमारे चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इंडिया का फिजिकल मैप है। ठीक है, फिजिकल मैप क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स दिखते हैं देश के या इसके। तो यहां पे हम लोग को यहाँ पे हिमालय पहाड़ दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये भी पहाड़ है हिमालय। ब्राउन वाला मतलब थोड़े एलिवेटेड रीजन है, जो ग्रीन रीजन है वो प्लेन है। ये जो ब्लू ब्लू तुमको धार वेन की तरह दिख रहा है, ये नदी है, रिवर्स है। और ये जो थोड़े से लाइट ब्राउन है, मतलब ब्राउन का शेड एक तरह से हाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन है वो और ज्यादा हाइट है, ये थोड़े लाइट ब्राउन है तो प्लेट्यू जो हमें पता है कि ये थोड़े हाइट और हाइट पर है। और जो ग्रीन कलर है वो एक तरह से सी लेवल के बराबर है। ठीक है, तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। तो अब देखो इंडिया का फिजिकल मैप देखो, आगे अभी नहीं पढ़ते हैं, एक बार खुद देखो। तो यहां पे हिमालय है, ये इंडिया का ऊपर के पार्ट को जो पूरे एशिया से सेपरेट करता है, हिमालय। ठीक है, एक तरह से इंडिया को अलग करता है। यहाँ चाइना माइना रशिया वर्शिया मंगोल सब ऊपर है। उसके बाद इधर हिंदू कुश है, ये अलग माउंटेन रेंज है, बट एक तरह से ये भी तभी फॉर्म हुआ था हिमालय के टाइम में ही। तो हिमालय है इस तरफ, हिंदू कुश और हिमालय मिलके मोटा मोटी एक तरह से इंडिया को नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, ये बात अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा याद रखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये हमेशा ड्रॉ कर लिया करो मैप में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नॉर्थ साइड में हमारा हिमालय इंडिया को एक तरह से कवर करता है। और अगर साउथ में आते हैं तो यहां ये पूरा पूरा पूरे साइड से इंडिया को प्रोटेक्ट करता है जो सी है। तो एक तरह से ये जो लैंड है, ये वाला लैंड बीच में, मतलब एक तरह से हिमालय और सी के बीच में, ये एक तरह से पूरे इससे सेपरेटेड है, मतलब रेस्ट ऑफ द एशिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेपरेटेड है। इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं हम। इंडिया चूंकि इंडिया के नाम से है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक तरह से कॉन्टिनेंट नहीं, सब कॉन्टिनेंट, एक छोटा कॉन्टिनेंट खुद में ही कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये फिजिकली दूसरे रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट है। ऑब्वियसली थोड़े पासेस हैं जिसके थ्रू लोग ट्रेवल करते हैं, दैट विल डिस्कस, बट मोटा मोटी देखो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तरह से नेचर ही सेपरेट कर देती है। मतलब एक तरह से नॉर्थ से पूरा माउंटेन से कवर है और साउथ से पूरा इंडिया कवर है। तो ये जो एक तरह से फिजिकल सेपरेशन हो जाता है हम में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इससे एक सेपरेशन क्रिएट होता है और इससे हमेशा से एक यूनिटी क्रिएट होती है। तो इस सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग थे पास्ट में, वो विद द टाइम एक सेम कंट्री का पार्ट फील करते थे। ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, बाकी यहां रिवर ओवर उन सब पे आएंगे हम। ये क्लियर है कि कैसे इंडिया को इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि फिजिकली सेपरेट है, अलग कॉन्टिनेंट एक तरह से, और चूंकि बहुत बड़ा है, छोटा पार्ट नहीं है, तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा कॉन्टिनेंट के लिए, बट कॉन्टिनेंट नहीं है इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इंडिया एक तरह से फिजिकली सेपरेट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, नॉर्थ साइड में माउंटेन से और साउथ में अरेबियन सी से। ये मैप क्लियर है। अब आगे आते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, और एक बार रिवर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ताकि बार बार रिवीजन हो, इस तरफ है वो इंडस रिवर मेन है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज है। ठीक है, और ये सरस्वती रिवर जो अब नहीं है, वैदिक टाइम में बहती थी। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन इसलिए डोमिनेट करता है एक तरह से, इसको इंडस बेसिन कहते हैं। ये वाला रीजन तुम्हारा गंगा और गंगा का बेसिन हो गया। ये वाला रीजन तुम्हारा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन हो गया। बाकी यहां पे फिर प्लेन में रिवर उतनी डोमिनेट नहीं करती हैं, तो बाकी यहां पे महानदी है, यहां पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे ताप्ती है, यहाँ नर्मदा है, और ये चंबल घाटी की चंबल वाली रिवर है। ठीक है, तो रिवर ऑल ओवर द इंडिया, एक तरह से लैंड ऑफ रिवर है हम। और इधर अरेबियन सी है अरब के साइड में, और बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन यहाँ नीचे है। और एक तरह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, बट अगर
अलग कहना चाहो तो कह सकते हो कि इस पॉइंट पर अरेबियन सी भी मिलता है, बे ऑफ बंगाल भी मिलता है और नीचे इंडियन ओशन भी मिलता है। तो ये जो कन्याकुमारी में एक पाते हैं, इसको त्रिवेणी कहा जाता है सी का, जहां पे 3 समुद्र मिलते हैं आपस में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। आज जो इंडिया हम जानते हैं वो एक मॉडर्न नेशन है। मॉडर्न नेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नेशन का कॉन्सेप्ट, जिसकी बाउंड्री, अब नेशन के देखो क्या है, इसमें खुद लिखा है विथ डिफाइंड बॉर्डर्स। जो मॉडर्न नेशन है उनके बॉर्डर डिफाइन होते हैं कि ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया। पहले ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता था, बॉर्डर एरिया होता था बट कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता था। आज के मॉडर्न नेशन में जो बाउंड्री है वो क्लियर होते हैं, इसलिए अगर थोड़े भी मीटर्स भी कोई दूसरा देश घुस जाता है तो वहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई तुम मेरे एरिया में कैसे घुस गए, क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो डिफाइंड है। डिफाइंड स्टेट्स प्लस इंडिया के सारे स्टेट्स डिफाइंड है। ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, जो भी है वो डिफाइंड है। एंड नॉन पॉपुलेशन, नॉन पॉपुलेशन इंडिया का डिफाइन है, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्लियर है? तो मॉडर्न स्टेट के ये 3 चीज डिफाइंड होते हैं। तो एक तरह से डेफिनेशन है कि उसकी बॉर्डर डिफाइन होती है, उसके स्टेट्स डिफाइन होते हैं और उसकी पॉपुलेशन डिफाइन होती है, जो कि सिटीजनशिप होल्डर है। हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो। आज से 500 साल पहले ले लो, चाहे मुगल के टाइम है 500 साल पहले, या दूसरे मराठा या उन लोग का टाइम था, या 2000 साल पहले ले लो और ज्यादा साल पहले, या 5000 साल पहले ले लो, चीजें वॉज डिफरेंट, थिंग्स वॉज डिफरेंट। इंडिया वॉज नॉट अ मॉडर्न स्टेट। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी कॉल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि हमने डिस्कस किया है कि ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, हिमालय और समुद्र के बीच का रीजन, often called Indian subcontinent, has many different names and shifting boundaries. इसके बहुत डिफरेंट नेम्स थे और बाउंड्री ऑब्वियसली हमेशा शिफ्ट करती रहती थी, क्योंकि राजा एक दूसरे पे चढ़ाई करते रहते थे और उस टाइम फिक्स नहीं था। ऐसा नहीं कि आज पाकिस्तान हमारा जो पार्ट को कब्जा कर रखा है उसको हम लोग पीओके कहते हैं और चाइना कब्जा कर रखा है उसको सीओके कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी चाइना का नहीं, वो इंडिया का, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री डिफाइन थी। तो कोई दूसरा देश ले लिया तो हम ये नहीं बोलेंगे वो इंडिया का पार्ट नहीं है, जब तक हमें ना मिल जाए या जब तक दुनिया है हम उसको अपना ही पार्ट बोलेंगे, क्योंकि बॉर्डर डिफाइन थी। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा जीत जाते थे तो वो एरिया उनका हो जाता था, हार जाते थे तो उनका एरिया कम हो जाता था और लोग भी मोटा मोटी एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, तो वहां पे वो सब चलता था। तो अलग अलग, अब कोई राजा कुछ नाम रखता था क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग कल्चर था, तो अब अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम होता था और उसकी बाउंड्री हमेशा शिफ्ट होती रहती थी। वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट, इंडियाज पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। और जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो बहुत डिफरेंट सोर्सेज हम इंडिया के पार्ट के बारे में पता कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, अब चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। Consider the physical map of Indian subcontinent at the start of the chapter. What are the natural boundaries that you can make? कौन क्या क्या नेचुरल बाउंड्री है? तो ऑब्वियसली नॉर्थ में यहाँ हिमालयास है, हिंदू कुश है, मतलब एक तरह से माउंटेन नॉर्दर्न नेचुरल बाउंड्री है, और जो साउथ में पूरा यहां से 3 साइड से सी इंडिया की नेचुरल बाउंड्री है। मतलब तुमको डिफाइन करना नहीं पड़ रहा है किसी देश से कि भैया इधर का तुम्हारा इधर का मेरा, नेचर ने खुद इंडिया की बाउंड्री डिफाइन कर दी थी, मतलब सब कॉन्टिनेंट के। Indian subcontinent started with what are the natural boundaries? So we already discussed. In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitant and by visitor from outside. These names come to us from the ancient text, account of the travelers and pilgrims and inscription. अब ये है कि आज जो भी नाम हो देश का, पास्ट में इंडिया अलग अलग नाम से जाना जाता था, और चूंकि उतना वैसा कोई इंटरनेट या वो नहीं था कि सब कोई कॉमन ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसे आजकल टिकटॉक में एक चल गया सब चल गया, वैसा नहीं था। तो इसलिए अलग अलग लोग इंडिया को अलग अलग नाम देते थे। जो इंडियंस थे वो अलग अलग नाम से इंडिया को पुकारा करते थे, जो बाहर से विजिटर्स आते थे वो अपने हिसाब से नाम देते थे। और ये सारे नाम हम लोग को, यानी कि इंडिया के इनहेबिटेंट्स अपना नाम देते थे, विजिटर बाहर वाले अलग नाम देते थे। और ये सारे नाम का हमें कैसे पता चलता है? हमें कुछ एंशियंट टेक्स्ट से पता चलता है, या जो ट्रेवल करने इंडिया में आए थे उन्होंने वापस जाके अपना अकाउंट लिखा था उससे पता चलता है, या पिलग्रिम करने इंडिया में आते थे। जैसे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट था, तो बहुत बुद्धिस्ट लोग आके करते थे, वो उन्होंने कुछ नाम दिया। और बहुत सारा जो अशोका का इंस्क्रिप्शन या कोई पास्ट का इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, उसमें इंडिया के नाम क्या थे
इन सारी चीज से, चाहे एंशिएंट टेक्स्ट हो, अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स या इंस्क्रिप्शन था, इन सब चीज से हमें पता चला कि पास्ट में इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता था। इंडिया के लोग इंडिया को किस नाम से बुलाते थे और बाहर के लोग भी इंडिया को किस नाम से जानते थे। इनहेबिटेंट्स आर द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इनहेबिटेंट्स सिंपल जो उस प्लेस में रहते थे, ठीक है। अब सब लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि हाउ इंडियंस नेम इंडिया, कि इंडियंस इंडिया का नाम कैसे करते थे। द ऋग्वेद, अब सबसे इंडिया की बात करोगे तो सबसे ओल्डेस्ट इंडिया की जो बुक है वो वेदास है, और वेदा में जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। द ऋग्वेदा इज इंडिया मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, इंडिया का सबसे मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है। इससे पहले भी इंडिया में लोग थे, उससे पहले भी सिविलाइजेशन थी, तुम्हारे ऋग्वेदा से पहले तुम्हारे इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे पहले थी, बट उनकी कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, या उनकी रिटन रिकॉर्ड हो तो हमने डिसाइफर की नहीं है। ऋग्वेदा के टाइम से, चूंकि संस्कृत में लिखी गई थी और आज भी हम संस्कृत पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक तरह से सबसे ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है वो हमारा ऋग्वेदा है। तो द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, एज वी विल सी, और उससे पहले तो खैर रिटन लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था। एज वी विल सी इन चैप्टर 7 में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर ओल्ड, हजारों साल पुराना है जो ऋग्वेदा है। एग्जैक्टली कितना है वी विल डिस्कस लेटर। इट गिव्स द, अब क्या था ऋग्वेदा में, क्या है, इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। तो ऋग्वेदा में पहली बार इंडिया का एक तरह से नाम आया था, जो कि पूरे रीजन को दिया गया। क्योंकि देखो उस टाइम भी राजा होते थे, उनकी अपनी एक अपना एरिया होता था, क्योंकि ऋग्वेद के टाइम में ना ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स बहुत बड़े नहीं होते थे, उनका अपना छोटा छोटा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन उस टाइम पे भी एक कॉमन वर्ड, मतलब बहुत राजा हैं इस एरिया के, बट इस एरिया का पूरा नाम उसको कहा जाता था, उन्होंने यूज किया है सप्त सिंधवा। नाम है सप्त मतलब 7 होता है, सिंधवा दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिंधु उस टाइम रिवर को कहा जाता था, और उसी से जो ऋग्वेदिक जो सोसाइटी थी वो इस रीजन में रहती थी, जो तुम्हारा इंडस वाला रीजन है। इसलिए जो ऋग्वेदिक के टाइम में जो बुक देखोगे उसमें जो रिवर का नाम है वो ये सरस्वती रिवर का नाम है, सिंधु रिवर का नाम है, जो इंडस रिवर का नाम है। तो वो जो कल्चर बड़ा हुआ फैला जो वैदिक टाइम था, वो इस रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल था। तो उन्होंने इस रीजन का जो नाम दिया था, सबसे पहले जो पुराना नाम था सप्त सिंधवा, द लैंड ऑफ 7 रिवर। और टेक्निकली काउंट करो तो देखो 7 रिवर हो जाएगा। एक रिवर तुम्हारा इंडस हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसके 5 तुम्हारा, एक रिवर तुम्हारा इंडस हो गया, और 5 इंडस की ट्रिब्यूटरी होगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो 5 ट्रिब्यूटरी हो गई, और एक तुम्हारा सरस्वती रिवर होगा। तो एक तरह से ये 7 रिवर इस एरिया में प्रोमिनेंट है। तो लैंड ऑफ 7 रिवर था। तो सरस्वती अब नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि अब वो धरती के अंदर चली गई हैं या जो भी हैं, तो वो है, अभी नहीं है, बट उस टाइम पे सरस्वती रिवर भी थी, इंडस रिवर भी थी, और इंडस के 5 तुम्हारे जो ट्रिब्यूटरीज थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, विद द टाइम रट लेना। ये तो इसलिए इस वाले रीजन को, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इसको सप्त सिंधवा भी कहा जाता था, दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, द वर्ड सिंधवा comes from the Sindhu which refers to the Indus river। जो सिंधु नदी था वो इंडस रिवर को मेनली रेफर किया जाता था एट टाइम टू द रिवर इन जनरल, और बहुत बार सिंधु नदी को भी, जनरली नदी को भी सिंधु कह दिया जाता था। स्पेसिफिकली इंडस रिवर का नाम सिंधु है, और जनरली कभी यूज करो तो नदी को भी सिंधु कह दिया जाता है। तो इसलिए सप्त सिंधवा यानी 7 लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये वाला जो रीजन था, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन, जहां पे 7 नदी का जो है, बेसिकली एक तरह से ये रिज देख लो, जहां से इधर फिर गंगा वाला रीजन आ जाएगा। तो यहीं पे वैदिक वाला जो ऋग्वेदा का टाइम यहीं पे फले फूले थे, और उनके जो जितने भी स्टोरीज और जितने भी बातें हैं वो ज्यादातर इस रीजन की हैं। इसलिए उन्होंने इस रीजन को नाम दिया था सप्त सिंधवा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स।
ठीक है। तो ये सबसे एक तरह से ओल्डेस्ट नाम जो इंडिया का दिया गया, या इंडियन के एक बड़े पार्ट का एक जेनरिक सा नाम, ठीक है। याद रखो जो सप्त सिंधवा है ये किसी एक राजा के राज्य को नहीं दिया गया, इसलिए ये सारे जो नेम डिस्कस करेंगे ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रीजन के हैं, पूरे रीजन, उसमें 10 राजा होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ रीजन का नाम। तो इससे पता चलता है कि एक जो रीजनल यूनिफिकेशन था दैट वाज बियॉन्ड कि कहां किसका राज है, ये बहुत पहले से इंडिया में आ गई थी कि वी आर लैंड, मतलब अभी देखो यहां पे लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो यहां पे जो भी रहते होंगे उनको लगता होगा हम सब एक भूमि के पार्ट हैं जो कि सप्त सिंधवा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ऋग्वेदा से आगे के टाइम में आते हैं। मूविंग इन टाइम वी सी दैट नेम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, और विद द टाइम फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो रिटन कल्चर था, जो रिटन वो था, वो अलग अलग इंडिया के दूसरे दूसरे पार्ट में भी फैलने लगा। अब एक बार राइटिंग दूसरे दूसरे पार्ट में फैलने लगी तो फिर रीजन का अवेयरनेस भी हुआ, और फिर हर पार्ट का फिर नाम ऑफिशियली टेक्स्ट में हमें मिलने लगा। देखो बहुत जब टेक रिटन लैंग्वेज नहीं भी था तो ऐसा नहीं था कि साउथ में या असम के साइड में या बिहार के साइड में लोग अपने लैंड को कुछ नहीं कहते थे। ऑब्वियसली कुछ कहते होंगे, अपने एरिया को उनका कुछ नाम होगा, बट हमें नहीं पता, क्योंकि चूंकि वो लिख के नहीं रखते थे, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं था, तो वी डोंट नो कि उनका क्या नाम था। क्योंकि या तो जो हमें पास्ट का नॉलेज है वो रिटन टेक्स्ट से मिलेगा या इंस्क्रिप्शन से मिलेगा, तो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। जो फर्स्ट एग्जिस्ट करता है वो ऋग्वेदा से करता है, तो उस टाइम जो पहला नाम हमें पता चला वो सप्त सिंधवा पता चला, नॉर्थ वेस्ट रीजन का। आगे फिर जो आगे के रिटन टेक्स्ट मिलने लगे जहां पे इंडिया के दूसरे रीजन का भी नाम पता चलने लगा हमें, उस टेक्स्ट में मेंशन था। सो मूविंग इन टाइम वी सी द नेम ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया आल्सो लिटरेचर में आया, जैसे महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, जो इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट है महाभारत है। ऑब्वियसली हम सबको पता है, चाहे किसी भी रिलीजन के, हिंदू हो मुस्लिम है, महाभारत की कहानी सबको पता है, टीवी में देखना सबको अच्छा लगता है। उसी तरह से महाभारत है, रामायण है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, एपिक्स हैं इंडिया के। तो महाभारत जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट है। वी रीड अबाउट इट इन द थीम आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, कुछ है और आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मेनी रीजन। अब महाभारत में फिर इंडिया के अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन दूसरे रीजन का भी मेंशन है। अब देखो दूसरे कौन कौन रीजन का है, सच एज कश्मीर, कश्मीर का नाम कश्मीरा, सोचो उस टाइम महाभारत के टाइम से कश्मीर का नाम कश्मीरा ही है, मतलब कश्मीरी है, बस उस टाइम कश्मीरा कहते थे। मोर और लेस टुडेज कश्मीर, जो कश्मीर मोटा मोटी आज का जो कश्मीर था वही उस टाइम भी वही था कश्मीर, और उसको कश्मीरा ही कहा जाता था। उसके अलावा कुरुक्षेत्र नाम एग्जिस्ट करता है महाभारत में, जो कि आज का पार्ट ऑफ हरियाणा है। उसी तरह से वांगा नाम एग्जिस्ट करता है महाभारत में, जो कि बंगाल को कहा जाता था, पार्ट्स ऑफ बंगाल को। उसी तरह से प्रयाग ज्योतिषा नाम है महाभारत में, ये रफली आज का असम है। और उसी तरह से कच्छ है, जो आज का कच्छ है गुजरात, जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ। और केरला तुम्हारा कच्छ तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो कच्छ है। उसके बाद केरला तुम्हारा, केरला मोर और लेस टुडेज केरला। सो जो महाभारत के टाइम में भी केरला को केरला ही कहा जाता था, पता नहीं आज केरलम क्यों कहना चाह रहे हैं, बट उस टाइम भी उसको केरला कहा जाता था, और कश्मीर का नाम कश्मीरा ही था। और उसके अलावा हमें पता है कि हरियाणा के रीजन को कुरुक्षेत्र, बंगाल के रीजन को वांगा, और असम के रीजन को प्रयाग ज्योतिषा, और कच्छ को कच्छ कहा जाता था। तो इससे पता चलता है कि महाभारत के जब टेक्स्ट लिखी गई, बहुत पुरानी बात है, जब टेक्स्ट लिखी गई थी तब लोगों, इंडिया के उस टाइम के जो राइटर, जो भी जिन्होंने लिख रहा था, उनको रीजनल का, ज्योग्राफी का अवेयरनेस था। आज भी हमें इंडिया के लोग, बहुत लोगों को बहुत सारे पार्ट के या सिटीज के नाम पता नहीं होते, बट इसका मतलब उस टाइम के लोगों में जो इंडिया के दूसरे रीजन का, दूसरे पार्ट का अवेयरनेस था, उस रीजन का नाम पता था, उसका एसोसिएशन पता था। ठीक है। डू यू रिकॉग्नाइज नेम ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप ऑन द लिस्ट? अब यहां पे सेम, यहां पे वो मैप, उन रीजन का नाम यहां पे दिया गया। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना अपने हिसाब से। जैसे ये है अनारता है, ये महिष्मती, यही बाहुबली आया था, महिष्मती
तो ये महिष्मति लिटरली में एक जगह था पास्ट में। ये तुम्हारा अवंती था, अशोका के टाइम में भी ये था। ये वाला रीजन मत्स्या कहलाता था। ये पांचाला रीजन था। ये कुरुक्षेत्र वाला रीजन था, आज भी है। ये दर्शाना था। उसी तरह से ये सुहमा था, पुंदरा, बांगा, देखो ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन को कहा जाता था। ये वाला रीजन खम्बोज था। और ऊपर क्या है, इधर गांधारा था तुम्हारा, नीचे तुम्हारा अश्मका। और इस तरह से ये चोल अंपायर का था, ये पांड्यास का था, केरला हमेशा से केरला था। ये द्रविड़ा, जो द्रविडियन मूवमेंट था, उन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये रहा मोटा मोटी ये एंशियंट टाइम का ये वाला जो मैप है, द मैप ऑफ द फ्यू रीजन लिस्टेड इन महाभारत। तो ये सारे वो रीजन है जो महाभारत में मेंशन्ड है। मेनी ऑफ देम आर आल्सो मेंशन्ड इन द टेक्स्ट एज किंगडम। सो महाभारत में इनको एज अ किंगडम मेंशन है कि एक राज्य है। जैसे महिष्मति एक राज्य है, वहां का सम्राट बाहुबली होंगे ऑब्वियसली। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दोज रीजन, बट नोटिस हाउ दे कवर द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जस्ट नोट करो। तो एक तरह से महाभारत के टेक्स्ट में हमें नॉर्थ वेस्ट के भी रीजन के नाम पता है, साउथ के भी रीजन के नाम पता है, इधर वाले रीजन के भी नाम पता है, इधर गुजरात के भी रीजन के नाम पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे सब कॉन्टिनेंट के रीजन के नाम पता है, उनके किंगडम के नाम पता है। ऑब्वियसली बुक में मेंशन है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी। तो एक तरह से भलो राज्य अलग हो, बट कल्चरल अवेयरनेस उनके बारे में पास्ट में एक तरह से थी। इस पूरे रीजन को हम एक रीजन मानते थे, मतलब एक रीजन की तरह ट्रीट करते थे जहां सबको सबके बारे में मोटा मोटी चीजें पता होती हैं। ठीक है, एक तरह से वैसे समझ लो कि एक बड़ा परिवार थे बट अलग अलग घर में रह रहे थे, तो सबको पता था, रिश्तेदार टाइप के, कभी लड़ाई भी है कभी प्यार भी था। ठीक है, तो एक तरह से पास्ट में ये था, यूनिटी थी। तो ये हम देख चुके हैं। बट when do we come across the name of the entire subcontinent? अब यहां पे अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हम नाम डिस्कस कर रहे हैं, तो चाहे वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स था, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में था, और अभी जितने भी यहां पे ये सारे नाम डिस्कस किए हैं महाभारत में, कुरुक्षेत्र या कच्छ या केरला, ये सारे रीजन के नाम थे। बट अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं आया जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए कॉमन नाम हो। ठीक है, when do we come across? तो कब आया? Because ancient texts are difficult to date, this is not an easy question to answer. But when do we come across a name for the entire continent? अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार पूरे कॉन्टिनेंट का नाम कब आया। अब एंशियंट टेक्स्ट में आया तो होगा, बट वो एंशियंट टेक्स्ट को डेट करना बहुत मुश्किल है कि ये एंशियंट टेक्स्ट कितना पुराना था। मोटा मोटी कह दोगे कि ठीक है यार 1000 से 2000 साल पहले पुराना था, लेकिन 1000 से 2000 साल का तुम मार्जिन डिफरेंस लेके चल रहे हो। तो इसी तरह से जो टेक्स्ट होते हैं बहुत बार इनका एग्जैक्ट डेट करना मुश्किल होता है। तो एग्जैक्टली किस ईयर में नाम आया पूरे भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, एक ये डिफिकल्ट है, बट फिर भी मोटा मोटे बिकॉज एंशियंट टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। अगर तुम ये पूछो कि व्हेन एग्जैक्टली व्हेन कब आया, लेकिन द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्ष। लेकिन यह है कि महाभारत जो टेक्स्ट है उसमें एक टर्म यूज किया गया है भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीपा, जम्बू और द्वीप से एक वर्ड है जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीपा ये जो वर्ड है ये महाभारत में आया है। और एंड द स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम फ्यू सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड। तो फ्यू सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड, यानी कि बीसीई क्या है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कुछ 100 साल पहले से ये महाभारत लिखा जाने लगा था। क्योंकि महाभारत जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पूरा महाभारत है वो बस एक टाइम में नहीं लिखा गया था, एक बार में कुछ लिखा गया था, फिर उसमें चीजें ऐड हुई हैं, मतलब वो एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस था। तो एग्री दैट लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम फ्यू सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड, यानी एक तरह से मोटा मोटी जो महाभारत लिखा गया था वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से, मतलब कुछ फ्यू सेंचुरी के बाद, मतलब पहले लिखा गया था, मतलब उसके बाद फिर महाभारत लिखा जाने लगा, मतलब उसके बाद जितने भी महाभारत के वर्जन है वो उसके बाद आए हैं। तो एक तरह से फर्स्ट वर्जन तुम मान लो कि एक तरह से फ्यू सेंचुरी बीसी में, तो यानी तब से एक तरह से जो नाम था भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा, ये दोनों नाम नोन था
हम लोग को, जो कि नाम है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा, ये दोनों नाम किसी किंगडम का नाम नहीं है। ऊपर जितना भी यहां हम देख रहे थे ये सारे किंगडम है, कुरुक्षेत्र, महेशमती, पांड्या, केरला, ये सारे किंगडम है। लेकिन जो भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए पहली बार नाम आया था महाभारत में। और ये क्या बोलते हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, कोई किंगडम के लिए नहीं था। ठीक है, और ये एग्जैक्टली किस ईयर में आया था ये नहीं पता, बट ये बात पता है कि महाभारत तुमको फ्यू सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड लिखी गई है, मतलब उसके बाद ही लिखी गई है। तो तब से एक तरह से मोटा मोटी मान के चलो कि भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा एज अ नेम पूरे कॉन्टिनेंट का हमें पता था। तो लेट्स डिस्कस पहला जो वर्ड है भारतवर्ष। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पहला वर्ष है भारतवर्ष वो इंटायर सब कॉन्टिनेंट यानी पूरा जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसके लिए कहा गया है, ये पूरा ये भारतवर्ष है। ठीक है, एंड द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर एंड द पीपल। और ये जो भारतवर्षा में इसमें न्यूमरस लोग और न्यूमरस पीपल इंक्लूडेड हैं। तो ये नहीं भारतवर्षा एक लोग नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग लोग, मतलब बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे रिवर्स, ये सारे इंक्लूडेड। एंड टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारता। मोटा मोटी नाम में जाओगे तो भारतवर्षा मीन्स कंट्री ऑफ द भारतास। अब तो भारतवर्ष मतलब हो गया कंट्री ऑफ द भारता, यानी भारता लोगों का देश, भारतवर्षा। अब भारता वर्ड कहां से आया, तो पहले भारता, सबसे पहले जो भारत था वो एक ट्राइब था, भारत ट्राइब, जो कि वैदिक के टाइम में था। तो हम लोग पढ़ेंगे तो जो भारत ट्राइब थी वो एक ना बैटल हुआ था वैदिक, इसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाएगा। तो उसमें भारत भी एक ट्राइब थी, वो 10 अलग अलग ट्राइब थे, उसमें भारता भी एक ट्राइब थी और वो जीत गए थे। नॉर्मली जो जीतते हैं उनके नाम से फिर पड़ जाता है। तो फिर उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत नाम है उस जो पहला फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ इज अ नेम first appear in the Rig Ved which refers to one of the main Vedic tribe of the people। तो one of the Vedic tribe, वेद में पढ़ोगे बहुत सारे ट्राइब्स थे इंडिया में, उन बहुत सारे ट्राइब में से one of the tribe था भारता ट्राइब। तो ऑब्वियसली आगे वो जीत गए होंगे और उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो इस उन्हीं के नाम पर एक तरह से पूरे देश का नाम भी पड़ गया भारतवर्षा। ठीक है, जबकि वो वन ऑफ द ट्राइब थे वैदिक के टाइम में। उसके अलावा बाद में बहुत सारे किंग का नाम भी भारता पड़ा और भारत था, और एक तरह से उनका राज्य, एक तरह से राज्य के लोग भारता हो गए और उनके नाम पे भी देश का नाम पड़ सकता है भारतवर्ष। जैसे एक भारत वो था शकुंतला, और कौन था उनका जो बेटा था भारत, जो कि शेर के दांत गिन रहा था, स्टोरी में हमने पढ़ा था। उसके अलावा जैन के टेक्स्ट में भी भारत नाम के किंग है। जब नोट्स देंगे आई विल गिव द एग्जांपल ताकि और क्लियर हो जाए। तो मोटा मोटी जो भारतवर्षा है वो जो नाम है वो इट मींस लैंड ऑफ भारता। और भारत जो नाम है वो पहली बार अपीयर किया था वैदिक टाइम में, जब भारत एक ट्राइब का नाम था। वेदास के टाइम में बहुत सारे ट्राइब थे, उसमें एक वैदिक ग्रुप था जिनका नाम था भारत, जो भारता थे। और उसके अलावा भारता बहुत सारे बाद में लिटरेचर में बहुत सारे किंग का भी नाम पड़ा है। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली वो ट्राइब के नाम पे मतलब तो ये है, तो हम कह सकते हैं कि वहां से भारत आया और फिर वो भारतवर्ष हो गया। तो मोटा मोटी एक तरह से वही मान लो कि भारत जो वैदिक ट्राइब थी वो बैटल ऑफ 10 किंग में वो जीत गए थे। तो बेसिकली फिर उनके नाम पे ही उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो उनके नाम पे फिर पूरी सब कॉन्टिनेंट का नाम पड़ गया। और या तो कोई ये कहेंगे कि बाद में बहुत सारे भारत नाम के किंग हुए, तो एक तरह से उनका राज्य बहुत ज्यादा होगा। जैन में पढ़ेंगे कि भारत किंग था, उन्होंने पूरा देश को ज्वाइन किया था, फिर उनके नाम पे पड़ गया भारतवर्षा। तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट मोटा मोटी बात यही है कि सबसे पहला जो नाम था एक तरह से भारतवर्ष, पूरे सब कॉन्टिनेंट का नाम था। भारतवर्ष मतलब कंट्री ऑफ भारतास। और भारत जो नाम है, भारत नेम इज फर्स्ट अपीयर ऋग्वेद में होता है, जहां पे वो वैदिक ट्राइब थे, वन ऑफ द वैदिक ट्राइब थे। और लेटर लिटरेचर में भारत जो नाम है बहुत सारे किंग का भी नाम मेंशन है। अब जो सेकेंड टर्म यूज होता था जम्बू द्वीपा,
हमारा पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीपा मीन्स आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। तो जो जम्बू फ्रूट है वो जामुन के फ्रूट को कहते हैं। और द्वीपा, द्वीप मतलब आइलैंड होता है, सबको पता है, लक्षद्वीप या कोई भी आइलैंड को हम लोग द्वीप कहते हैं हिंदी में। तो जम्बू द्वीप है एक तरह से द आइलैंड, मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन। तो हो सकता है, देखो जो जामुन ट्री है वो इंडिया की नेटिव ट्री है, और वो इंडिया के हो सकता है हर पार्ट में पाई जाती होगी, तो उसके नाम पर ही, जामुन ट्री के नाम पर ही रख दिया गया कि ये जो पूरा है एक तरह से इंडिया एक आइलैंड ही तो है। देख लो चारों तरफ से सी से है और ऊपर ये से, तो एक तरह से एक द्वीप है। और आइलैंड जरूरी नहीं है, अभी हम लोग आइलैंड कहते हैं, द्वीप को आइलैंड कहते हैं, बट द्वीप एक तरह से कॉन्टिनेंट को भी रेफर कर सकता है, द्वीप लैंड को भी रेफर कर सकता है, कंट्री को भी रेफर कर सकता है, डिपेंडिंग, क्योंकि एक वर्ड का ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट। तो जो इसका मोटा मोटी लिटरल मीनिंग निकलता है सेकंड टर्म जम्बू द्वीपा का, दैट मींस आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। तो एक तरह से सोचो जामुन ट्री कितना इंपॉर्टेंट है कि पास्ट में जामुन ट्री के नेम पर हमारे पूरे इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा था जम्बू द्वीपा। जम्बू मतलब जामुन का ट्री होगा, द्वीपा मतलब आइलैंड हो गया। दिस इज इंडिया द कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया। जो जामुन ट्री है वो नेटिव है इंडिया की, भारतीय ट्री है हमारी। एंड ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री। तो जामुन को जम्बुल ट्री भी कहते हैं, इसलिए जम्बू द्वीपा हो गया। इसको जामुन ट्री को जम्बुल ट्री भी कहते हैं, मालाबार प्लम ट्री भी कहते हैं, और एक्सेट्रा, और दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। जम्बू द्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और फिर विद द टाइम टेक्स्ट में, लिटरेचर में, जो जम्बू द्वीपा है ये पूरे एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को के लिए यूज किया जाने लगा, कोई एक नहीं। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्पायर, हिज नेम इज अशोका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महाराज अशोक द ग्रेट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके इससे हमें बहुत चीज पता चला था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कहां कहां था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम द इंडियन एम्पायर जो अशोक थे, एंड वी विल मीट हिम इन द लेटर। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 बीसी। तो जो अशोक थे वो मोटा मोटी 250 बीसी के टाइम में थे, यानी जीसस क्राइस्ट से 250 साल पहले। As we see, he left us many inscription। और जो अशोक थे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छोड़े। वी विल रीड अबाउट इट। जो तुम्हारा वो था अशोक स्तंभ और वो सब, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम सब अशोका से आया है हमारा। मेनी इंस्क्रिप्शन, इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम नेम जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल इंडिया, विच एट द टाइम included what is today Bangladesh, पाकिस्तान एज वेल एज द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये बात क्लियर है। तो पहला जो नाम था वो भारतवर्ष, वो हमें तुमको महाभारत में से पता चला कि महाभारत में भारतवर्ष यूज हुआ था। तो एक तरह से पास्ट में भारत को इंडियन सब भारतवर्ष कहते थे, ये बात हमें पता चली टेक्स्ट से, ठीक है, जो उसके टेक्स्ट हैं महाभारत के टेक्स्ट से। और जो जम्बू द्वीपा भारत को कहा जाता था, ये बात में हमें पता चली एक तरह से जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो वर्ड यूज है वो जम्बू द्वीपा है, जो विच मींस अभी का इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान, अखंड भारत, जो लिटरली ये पूरा एरिया, इधर पाकिस्तान भी आ ही गया, उसमें इधर पाकिस्तान आ गया, और अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया होगा, ये इधर तुम्हारा बांग्लादेश भी मिला के ये सारा जो था ये जम्बू द्वीपा है, ठीक है। ये सारे जो पास्ट के नेम है ना, चाहे सप्त सिंधवा या जम्बू द्वीपा, भारतवर्ष, ये आज का मॉडर्न बाउंड्री फॉलो नहीं करते हैं, ये वो सब कॉन्टिनेंट वाला फॉलो करते हैं, ठीक है, जो वो पूरा रीजन है। ये वाला मैप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पास्ट में, यानी सॉरी महाभारत में क्या कहा जाता था, ये पूरा इंडिया ऐसा भारतवर्ष कहलाता था, ठीक है। तो ये जो भारतवर्ष और भारत है, ये हमारा नाम एक तरह से महाभारत से हमें पता चला, महाभारत के टेक्स्ट में मेंशन है ये सारे नाम। और जम्बू द्वीपा का रेफरेंस एक तरह से महाभारत में भी मेंशन है और अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, ठीक है। अ फ्यू सेंचुरी लेटर, अब उसके बाद, ये बात तो महाभारत और अशोका के टाइम की, उसके बाद फ्यू सेंचुरी लेटर,
पहले भारतवर्ष और जम्बी द्वीपा जाता था। लेटर भारता बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर भारतवर्ष से वर्ष हटा दिया गया, बस भारता नाम ही पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेफर किया जाने लगा। ठीक है। फॉर इंस्टेंट इन एंशियंट विष्णु पुराण, और एंशियंट विष्णु पुराण में का टेक्स्ट है, विष्णु पुराण एंशियंट टेक्स्ट है इंडिया का, उसमें मेंशन्ड है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री सचैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। तो इसका मतलब यही है कि द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारता। तो यहां भी क्लियरली कहा जा रहा है कि भारत वो देश है जो नॉर्थ में लाई करता है ओशियन के और साउथ में लाई करता है स्नोई माउंटेन के। तो क्लियरली इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, उस वाले में भी ये वाला ये एरिया भारत है विष्णु पुराण में मेंशन, जो कि नॉर्थ में लाई करता है समुद्र के और साउथ में लाई करता है तुम्हारा हिमालय के। तो ये वाला पूरा रीजन हमारा भारत है। तो द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ टू द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन। दिस नेम भारता रिमेन्स टू बी यूज्ड इवन टुडे। आज भी हम भारत नाम मतलब लिटरली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत कहते हैं इवन टुडे। इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में भी भारत यूज किया जाता है एंड जनरली रिटन एज भारत। नॉर्थ में जो भारता नाम है वो भारत लिखते हैं और साउथ में उसको भारतम लिखते हैं। संस्कृत का साउथ में इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा इसलिए भारतम लिखते हैं, नॉर्थ में हम इसको भारत लिखते हैं और वो जो नाम है भारता। ठीक है। Have you identified the snowy mountain? Obviously हिमालय के बारे में कहा जा रहा है। Do you think this brief description of भारत is correct? Yes, correct है। अखंड भारत है, हिमालय से नीचे का सारा पार्ट हमारा है, समुद्र से ऊपर का सारा पार्ट हमारा है। ठीक है। और लक्षद्वीप और अंडमान भी हमारा है। ठीक है। तो ये जो भारत का है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो अब देखो नाम अलग हो बट इंडिया का डेफिनेशन ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री सिमिलर की थी। माने सब मानते थे कि जो इंडिया है मोटा मोटी जो कि मैटर करता है वो हिमालय के साउथ और समुद्र के नॉर्थ में ये वाला रीजन मैटर करता है। सब इसी की बातें करते थे, सब यहीं पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना करते थे। हिमालय के ऊपर क्या है उतना ज्यादा मतलब नहीं था और समुद्र के दूर क्या उतना ज्यादा मतलब नहीं था जब तक चोल एम्पायर नहीं आया। वी विल स्टडी अबाउट इट कि उन्होंने फिर समुद्र के बाद भी आग लगाया, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाया। तो बेसिकली क्या था कि इंडिया का जो डेफिनेशन था ना कि हिमालय और कि नेचुरल बाउंड्री वाला इंडिया, हिमालय से नीचे और समुद्र से ऊपर वाला, ये ऐसा नहीं कि बस वेद में नॉर्थ वेस्ट साइड में या नॉर्थ इंडिया में, साउथ में भी मोटा मोटी इस जो इंडिया का डेफिनेशन था इसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लोग एक्सेप्ट करते थे। अब जैसे एक इंस्टेंस है, फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर का पोएम है जो संगम लिटरेचर हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था संगम टाइम जब तमिल के बहुत सारे लिटरेचर और पोएम लिखे गए थे। अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से 2000 साल पहले यानी 300 सीई की बात कर रहे हैं और संगम पीरियड 300 बीसी से 300 सीई तक है। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी ये समझो आज से 2000 साल पहले तमिल लिटरेचर मिली है, एक पोयम है तमिल का, प्रेज अ किंग whose name is known from। अब एक किंग की उस पोयम में प्रेज किया जा रहा है, उसकी बड़ाई की जा रही है जिसका नाम कहां से कहां तक पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम केप कुमारी इन साउथ, फ्रॉम ग्रेट माउंटेन इन नॉर्थ एंड फ्रॉम ओशन इन द ईस्ट एंड ओशन इन द वेस्ट। तो देखो उस पोएम में एक किंग की बड़ाई की जा रही है और बोला जा रहा है कि ये किंग इतने महान है कि इनका नाम एक तरह से कन्याकुमारी से लेकर एक तरह से साउथ में कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन तक लोग को पता है, ईस्ट में तुम्हारे ओशियन से लेके वेस्ट के ओशियन तक पता है। तो एक तरह से देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कि वहां पे इस किंग का नाम है। तो ये देख लो एग्जैक्ट उस टाइम के लोगों को भी, जो साउथ के लोग थे उनको ज्योग्राफी एग्जैक्टली पता थी कि इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में हिमालय है, एक्सट्रीम साउथ में सी है और ईस्ट और वेस्ट में भी तुम्हारी सी ही है। ठीक है। You can recognize the great mountain in the north Himalaya and it should not be difficult to identify Cape Kumari, कन्याकुमारी है हमारी।
ठीक है। इट लुक्स लाइक एन एंशियंट इंडिया न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। तो एंशियंट इंडिया वालों को भी ज्योग्राफी अपनी बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उनको सोचो तमिल लिटरेचर साउथ में थे, उनको सब पता था नॉर्थ वॉर्थ में क्या है, चीजें क्या है। अब है, अब यहां इंपॉर्टेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो इंग्लिश में लिखा गया था। यूज द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत राइट एट द बिगिनिंग। तो इंडिया दैट इज भारत, वो राइट एट द बिगिनिंग डिफाइंड, अपने कंट्री का नाम जब हमने रखा आजादी के बाद, वो हमने चूज किया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमने चूज किया अपने कंट्री का, यानी इंडिया जो कि राइट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली हिंदी वर्जन जब कॉन्स्टिट्यूशन का बना, उसको ट्रांसलेट किया गया, उसमें मेंशन है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि जो भी देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, जिस देश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो देश है भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया और भारत अलग नहीं है, नाम अलग है, दोनों एक ही बंदे हैं। जैसे नहीं किसी का नाम, जैसे मेरा नाम उमराज है और घर का पुकार का नाम वीनू है, तो दोनों मैं ही हूं, अलग नहीं है। उसी तरह से किसी का नाम प्यार से बिट्टू होगा और कुछ नाम और होगा। सो इंडिया भारत दोनों हमारे देश का ही नाम है, ठीक है। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत और भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, वो बात की बात है। In this reproduction, the first page of original Constitution of India, figure 5.1, can you make the phrase India that is Bharat? अभी देखते हैं। अब बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी जस्ट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर है, लक्ष्मी का और पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में। अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ द नेशन। सबसे जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल और लॉ ऑफ द नेशन है, उसको जो डॉक्यूमेंट मेंशन करता है, वो होता है किसी भी देश का मतलब किसी उस नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी जब देश बनता है तो तुमको डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा देश मतलब क्या देश, उसका बॉर्डर क्या है, उसके कौन लोग उसके सिटीजन हैं, उसका रीजन क्या है, उसमें कौन लॉ चलेगा, उसमें गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसमें लोग के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, जो बेसिक चीजें हैं जो कि तुम्हारे देश को देश बनाती हैं। उसके बाद के लॉ अलग है। तो वो जो बेस बुक होती है ना, जो ये सारे बेसिक लॉ को मेंशन करती है, वही किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंडिया के बेसिक्स लॉ, इंडिया का डेफिनेशन को कंटेन करती है। इसको बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसी तरह से हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यूके का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सब में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस है। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। क्लियर है? अब लास्ट चीज करते हैं जो हमें बोला कि ये बात हमें दिखती है कि नहीं। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पहला पेज, यहां पे नीचे है। हाँ, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पहला पेज। ये वाला जो एम्ब्लेम है, ये तुम्हारा पक्का इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, इसलिए जो टेक्स्ट है हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं बड़ा पीडीएफ से पढ़ने का ये एडवांटेज है, तुम जितना चाहे बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में स्टार्ट में जहां पे नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूनियन, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन मतलब देश, और उसकी टेरिटरी डिफाइन है इंडिया दैट इज भारत। यहां पे स्टार्ट में ही मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारा इंडिया दैट इज भारत। तो ये क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। हमने देख लिया कि इंडिया, जो इंडियंस इंडिया का नाम कैसे रखते थे। अब हम देखेंगे कि फॉरेनर्स इंडिया का नाम, फॉरेनर्स ने क्या क्या नाम दिया इंडिया का। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। आई होप आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा, काफी चीजें पता चली होंगी। Let's continue our journey in the next episode, next video, and have fun there. Okay? Jai Hind.